नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित शीत लहर प्रबंधन राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आपदा मित्रों को सम्मानित किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम हाथी बड़कला देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यशाला में उपस्थित छात्र छात्राओं, आपदा मित्रों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यशाला में हम आपदा सुरक्षित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए एसओपी और विशिष्ट आपदाओं की जानकारी से युक्त आज कैलेंडर भी जारी करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रयास न केवल हमारी आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में, प्रभावी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि शीत ऋतु के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित चुनौतियों का सामना करने में हमें और अधिक सक्षम बनाने का एक माध्यम बनेंगे। साथियों, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हम सभी जानते हैं हमें समय समय पर होने वाली अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे लिए प्रत्येक मौसम विभिन्न चुनौतियों को लेकर आता है। आपने देखा इस वर्ष जो वर्ष 2025 बीत गया, उस वर्ष में हमें बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। 5 अगस्त धराली से शुरू हुई आपदा, उसने निरंतर हम सभी को बहुत जान माल की हानि करी, बड़ा नुकसान किया और अनेक प्रकार से हमारे सामने चुनौतियां पैदा हुई। चाहे 5 अगस्त को धराली में हुई आपदा हो, उसके बाद उत्तरकाशी जनपद में श्याना चट्टी में बड़ा जलभराव मलबा भर गया, उसके बाद या चमोली जनपद का थराली हो, चेपड़ो हो, कुंतली हो, दुरुमा हो, ऐसे अनेक स्थान, या रुद्रप्रयाग जनपद का छेनागढ़ का क्षेत्र हो, जनपद बागेश्वर का पौसारी जैसा सीमांत क्षेत्र हो, या पौड़ी जनपद का हरसाल और पैठाणी के आसपास का क्षेत्र हो। 37 गांव सहित अनेक गांव इस आपदा की पूरी तरह से चपेट में आए। या हम सब लोगों ने देखा देहरादून में एक बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया और जो लोग काफी आयु के हैं, बड़ा अनुभव उनके जीवन का है, उन्होंने भी शायद अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी आपदा न देखा। इस प्रकार की आपदाओं को हमें सामना करना पड़ता है। हमारे बहुत चुनौतियां हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना भी बहुत कठिन है, मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन त्वरित प्रतिक्रिया, सतर्कता और समन्वित प्रयासों से जो आपदा से होने वाले नुकसान हैं उनको काफी कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सभी संबंधित विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करते हुए पूरी सजगता, संवेदनशीलता के साथ आपदा पूर्व तैयारियों को सुनिश्चित करें। क्योंकि मेरा मानना है कि आपदा प्रबंधन किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहता है, एक विभाग की सीमित जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हमारा सबका सामूहिक कार्य है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर गीता धामी ने विचार गोष्ठी में शिरकत की है। जी हां, आपको बताते चले कि गीता धामी विचार गोष्ठी में पहुंची, जहां उनके स्वागत के लिए तमाम महिलाएं भी देखें यहां मौजूद है। गीता धामी ने फिक्की फ्लो द्वारा आयोजित प्रथम फ्लो विचार गोष्ठी में शिरकत की। कार्यक्रम में फिक्की फ्लो उत्तराखंड की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना और बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी भी मौजूद रही। महिला उद्यमिता, सामाजिक सहभागिता और आत्मनिर्भरता पर हुआ विचार विमर्श। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी हुई चर्चा।
विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विशेषज्ञ महिलाओं ने अपने अनुभव किए साझा। महिलाओं की भागीदारी से राज्य के विकास को मिलेगी नई दिशा, गीता धामी ने कहा। महिला सशक्तिकरण से बनेगा खुशहाल परिवार और समृद्ध प्रदेश। ऐसी पहली जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। महिलाएं अपने सामर्थ्य को पहचानने का अवसर करती प्रदान। लालपानी और वीरभद्र ब्लॉक में वन भूमि सर्वे के बाद लगाए गए सरकारी बोर्ड और फ्लेक्स उखड़ना स्थानीय उपद्रवियों को भारी पड़ने वाला है। वन विभाग की तहरीर पर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक जनहित याचिका के निस्तार विभाग ने 28 दिसंबर को ऋषिकेश के लाल पानी और वीरभद्र ब्लॉक में आबादी का कार्य पूरा किया था। इस दौरान विभाग ने साक्ष्य के तौर पर वहां सुप्रीम कोर्ट वाले फ्लेक्स और बोर्ड लगाए गए थे। आरोप है कि कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने इन बोर्डों को उखाड़कर नष्ट कर दिया। वन विभाग के अनुभाग अधिकारी द्वारा मामला संज्ञान में लाने के बाद रेंजर ऋषिकेश ने पुलिस को लिखित तहरीर दी। कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने पुष्टि की है कि रेंजर की तहरीर के आधार पर अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। और आगे बढ़ेंगे, जहां डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय में तमाम अधिकारियों से भेंट की। मुलाकात की उन्हें 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस मुख्यालय के अनुभाग अधिकारियों, शाखा प्रभारी और कर्मचारियों से भेंट की 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। डीजीपी ने थपथपाई पुलिसकर्मियों की पीठ, अपराध नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और चारधाम यात्रा में बेहतर कार्यों की सराहना की। पुलिस कर्मियों के कल्याण से संबंधित विषयों पर सुझाव लिए। डीजीपी दीपम सेठ ने सभी से टीम भावना, अनुशासन और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। पुलिस परिवार के समस्त परिजनों के सुख, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। और रुड़की के गणेशपुर में जल निगम द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकी को लेकर स्थानीय लोगों का उत्साह सड़कों पर फूट पड़ा है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि स्थानीय निवासियों ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि जल निगम और नगर निगम तालाब की भूमि पर अवैध रूप से टंकी का निर्माण करा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गणेशपुर में जल निगम की टंकी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने इस पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस जमीन पर टंकी बनाई जा रही है वो राजस्व रिकॉर्ड में तालाब की भूमि है। उन्होंने इस मामले की शिकायत तहसील प्रशासन से भी की है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन स्थानीय लोगों को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी और इसी बीच जल निगम के अधिकारी स्थानीय पटवारी के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क खुदाई कर पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही लोगों को इसकी भनक लगी, मौके पर विरोध शुरू हो गया। स्थानीय निवासी सूरज तोमर का कहना है कि पहले एडीबी की पाइपलाइन से लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़क बैठ गए और दीवारों में दरारें आ गई। अब दोबारा सड़क खोदना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्थानीय पार्षद अंकित चौधरी का कहना है कि जब तक कोई जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारी नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक इलाके में नई पाइपलाइन नहीं डालने दी जाएगी। चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह सरकारी विभागों में भी चोरी करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला जनपद देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र से सामने आया है, जहां चोरों ने विद्युत विभाग के उप संस्थान से 300 मीटर बिजली केबल और अन्य उपकरण चोरी कर लिए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकेबंदी करी और कार में सवार होकर भाग रहे चोरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तत्काल हुई कार्रवाई से चोर चोरी किया गया और सरकारी सामान क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा पाए। पुलिस ने चोरों को अवर अभियंता ऋषि राम क्षेत्री की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। चोरों के कब्जे से चोरी की गई बिजली का
केबल उपकरण के साथ औजार बरामद किए गए हैं। चोरी में इस्तेमाल कार को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र चौधरी ने बताया कि चोरों की पहचान सहारनपुर निवासी सोहन, उत्तरकाशी निवासी सर्वेश और मनमोहन के अलावा देहरादून निवासी अरविंद के रूप में हुई है। आरोपी पहले भी आपराधिक वारदात करने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तरकाशी के चामकोट गांव में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने के कारण 40 वर्षीय मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। दरअसल 40 वर्षीय प्रमोद जोशी चामकोट गांव में मजदूरी का कार्य करता था। बीती रात अत्यधिक ठंड होने के कारण प्रमोद अपने कमरे से अंगीठी जलाकर सो गया। कमरा पूरी तरह से बंद होने के कारण रात भर में वहां जहरीला धुआं भर गया, जिससे उसका दम घुट गया। सुबह जब काफी देर तक प्रमोद के कमरे में कोई भी हलचल नहीं हुई तो स्थानीय ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका हुई। ग्रामीणों ने काफी आवाजें दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर प्रमोद बेसुध अवस्था में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित किया। डॉक्टरों ने बताया कि अत्यधिक धुआं फेफड़ों में भर जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी हुई, जो मृत्यु का मुख्य कारण बनी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे, जहां अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडीए का हल्ला बोल लगातार जारी है। कई निर्माण कार्यों का देखिए ध्वस्तीकरण भी किया गया है और ऐसे में एक्शन मोड में एमडीडीए नजर आ रहा है। देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही सिटी फॉरेस्ट पार्क में विक्रम प्रताप के भिन्न निर्माण को जो है ध्वस्त किया गया है। इस बीच मेहुवाला में सूरज, सिनोरा में मनीष गुरुंग और जाखन में अंकित आहूजा के अवैध निर्माणों को सील किया गया। सचिव गौरव चटवाल के आदेशों पर कार्रवाई हुई। सहायक अभियंता शशांक सक्सेना और शैलेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में अवर अभियंता सचिन तोमर, उमेश वर्मा ने पुलिस बल की उपस्थिति में की सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से ले अनुमतियां। इस बीच स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण कार्य करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। सील तोड़कर निर्माण करना गंभीर अपराध। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की सख्त निगरानी। अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण का अभियान रहेगा जारी। अन्नदाताओं को सम्मान देने के उद्देश्य से नरेंद्रनगर ब्लॉक सभागार में डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा भी मौजूद रही। इस अवसर पर डीएम ने कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में कृषि, पशुपालन एवं उद्यान विभाग के स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही कृषि औजारों, ग्लू ट्रैप और बीजों से संबंधित जानकारी ली। डीएम ने कहा कि यदि किसानों के पास किसी नीति अथवा सब्सिडी को लेकर सुझाव हो तो वे उन्हें समक्ष रखें, जिससे कृषि प्रधान एवं व्यवहारिक नीतियां बनाई जा सके। उन्होंने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। आश्वस्त किया कि सरकार किसानों को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। ब्लॉक प्रमुख दीक्षा राणा ने प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि कृषकों की शिकायतों पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। उन्होंने उपस्थित कृषकों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की जानकारी आसपास के क्षेत्रों में प्रसारित करने और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने का आग्रह किया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य कृषि अधिकारी विजय देवराड़ी ने सभी कृषकों का स्वागत करते हुए कहा कि किसान अपनी समस्या कृषि, सिंचाई, बैंकिंग अथवा तकनीकी जानकारी से संबंधित खोलकर रखें। उन्होंने बताया कि सभी कृषक फार्मर पंजीकरण अवश्य कराएं, जिसके लिए आधार कार्ड एवं खाता खतौनी के प्रमाण पत्र आवश्यक है। सोच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि जब भी हम कहते हैं कि हमें बेहतर काम नहीं मिल रहा या हम उत्पादन कर रहे हैं
डिपेंड नहीं हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी चीज आ जाती है वॉल्यूम पर, कि आप कितना जो अपना उत्पादन है वो कितना है। यदि वो छोटा होता है तो कोई भी बड़ा बायर जो होता है वो अच्छा प्राइस मतलब लेने नहीं आएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जो रॉ प्रोडक्ट होता है वो प्रोसेस जो होता है उसका ज्यादा फायदा होता है प्रोसेसिंग। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में रोजगार की दिशा में तय हुए हैं नए आयाम और बन रही है सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। राज्य सरकार ने युवाओं, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने, कौशल विकास करने, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सरकार की नई रोजगार नीति मुख्य रूप से युवाओं को रोजगार में सहायता प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर केंद्रित की गई है, जिसके लिए स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में 200 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी और दूध की खरीद के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहमति बन रही है। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनकी योग्यता पर आधारित सेवाओं से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में देश के टॉप राज्यों में शामिल है और लीडर कैटेगरी में गिना जा रहा है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का प्रदर्शन हिमालय राज्यों में सबसे बेहतर रहा है। हेल्थ केयर, IT सर्विस, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा में प्रदेश के युवाओं ने सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। उत्तराखंड में बन रही हैं संभावनाएं अपार। कुशल नेतृत्व से खुले हैं रोजगार के द्वार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगामी महाकुंभ 2027 को देखते हुए तीर्थनगरी हरिद्वार के सबसे पवित्र स्थल हर की पैड़ी पर सुरक्षा और पहचान का कड़ा पहरा शुरू हो गया है। तो वहीं श्री गंगा सभा और स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने घाट क्षेत्र में गैर हिंदुओं की पहचान के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर व्यापार करने वालों और संदिग्ध व्यक्तियों के आधार कार्ड चेक किए। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि यह अभियान की श्री गंगा सभा की ओर से शुरू किया गया है, जो कुंभ 2027 से पहले घाट क्षेत्रों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग के बाद तेज हुआ है। उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई गैर हिंदू पवित्र क्षेत्र में व्यापार न कर रहा हो। वहीं तीर्थ पुरोहितों और साधु संतों का कहना है कि यह सख्ती जरूरी है। उनका आरोप है कि कुछ लोग श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे थे, जिससे कि विवाद की स्थिति बन जाती है। संतों का कहना है कि कुंभ अत्यंत पवित्र आयोजन है और हरिद्वार देवभूमि का द्वार, इसलिए घाट और कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए।
हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला कार्यालय सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को तेल नहीं दिया जाएगा। बैठक के दौरान सांसद डॉक्टर नरेश बंसल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग और प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। जनपद के सभी चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को तत्काल दुरुस्त करने और वहां साइन बोर्ड, क्रॉस बैरियर और रिफ्लेक्टर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाए और भारी वाहनों के संचालन का समय इस प्रकार तय हो कि स्कूल के समय छात्रों को असुविधा न हो। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आश्वासन दिया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। और आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क सुरक्षा के लिए, दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जो यातायात के नियम है उसका पालन करें। रेड लाइन का ध्यान रखें, हेलमेट लेकर टू व्हीलर पर जरूर चलें, छोटे बच्चों को गाड़ियां न दें, ओवर राइडिंग करने की कोशिश न करें, रेड लाइट का ध्यान रखें, अपनी लेन में चलें, ओवर स्पीडिंग न करें, नशे में गाड़ी न चलाएं। ये सब जो दुर्घटना के कारण हैं। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर देहरादून से है, जहां पहली बार एक मंच पर साथ आए हैं गढ़वाल, कुमाऊं और जंसार के कलाकार। जी हां, पुराने प्रेत गीत को देहरादून में लॉन्च किया। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, अभिनव चौहान और श्वेता मेहरा मुख्य भूमिका में। दर्शक को पसंद कर रहे गीत। जौनसार के सुप्रसिद्ध लेखक श्याम सिंह चौहान ने लिखा गीत। गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और प्रतीक्षा बमराना ने दिए स्वर। अभिनव चौहान और श्वेता मेहरा ने किया कमाल का अभिनय। अभिनव चौहान के अंदाज के लोग हैं कायल। कई फिल्मों में काम कर चुके हैं अभिनव की सभी फिल्में रही सुपरहिट। और आगे बढ़ेंगे, जहां एसएसपी मणिकांत मिश्रा का अपराधियों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है, कड़ा प्रहार देखने को मिला है। जहां आपको बता दें, कोतवाली किच्छा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना पर बिछाया जाल। लंबे समय से फरार चल रहा इनामी आरोपी राहुल हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार। डकैती कांड में शामिल 6 आरोपियों को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। पुलिस टीम की सफलता पर एसएसपी ने 5000 रुपए नगद इनाम की घोषणा की। फरार अपराधियों की धरपकड़ के प्रयास तेज। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का साफ संदेश, अपराध और अपराधियों के लिए जनपद में कोई जगह नहीं।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।